जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। 85% लोग हाशिए के समूह, देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। जाति जाति आपस में लड़ाना, यही इनकी बेस राजनीतिक रही है। इसका एक्सपेक्टेशन था ही। लालू जी जुड़ गए तो और एक तो करेला, दूसरे चढ़े नीम के डर। गैस कनेक्शन दिया, वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। उनकी मासिक आय भी हमने आधार बनाया है। तो इनके झूठ की गलई खुल रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। वो जनता को आंदोलित करे ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। जातीय उन्माद फैलाना लालू जी का ये आदत रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हमारा आज का विषय है, क्या जातीय जनगणना 2024 के चुनाव में एनडीए के खिलाफ इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में आज जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। इनमें बताया गया कि किस जाति की कितनी आबादी है और किस धर्म के कितने लोग हैं। आइए आपको ग्राफिक्स की रिपोर्ट के जरिए वो बताते हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं। पहले देखिए बिहार में कितने धर्म हैं और उनकी संख्या कितनी है ये जानिए। बिहार में 8 धर्मों में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है 81.9%, जबकि मुस्लिम 17.7% हैं। वही ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009%, अन्य धर्म 0.12%। और ऐसे भी लोग हैं बिहार में जिनका कोई धर्म नहीं या जिन कोई धर्म को नहीं मानते, उनकी संख्या है 0.0016%। तो यह है बिहार में 8 धर्म जिनके बारे में जातीय जनगणना में बताया गया। अब आपको इस जातिगत सर्वे का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज बताते हैं। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% के साथ सबसे ज्यादा है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग नंबर 2 पर आता है, 27.12% इनकी आबादी है। एससी यानी अनुसूचित जाति 19.65%, जनरल की संख्या 15.52%, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी 1.68% आते हैं यहां पर आदिवासी। अब जब बात चुनाव की होती है तो जाति के नाम पर कुछ शब्द बहुत प्रचलित होते हैं, ठाकुर, पंडित आदि इत्यादि। अब आपको बताते हैं कि बिहार की जाति जनगणना में चुनाव के समय प्रचलित होने वाली इन जातियों की असली स्थिति क्या है, ये जाति जनगणना क्या कहती है, ये देखिए आप। देखिए यादवों की जाति 14.26% है, ये जनगणना कहती है। ब्राह्मण 3.66% है। इसके अलावा राजपूत 3.45% है। इसके अलावा कुर्मी 2.87% हैं। आगे बढ़ते हैं, भूमिहार 2.86% हैं। इसके अलावा आप देखिए मुसहर 3.08%, बनिया 2.30%, नोनिया 1.6%। ये बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। कुम्हार पासी 0.98% और राजभर 0.17% हैं। राजवंशी 0.22% हैं। अब क्योंकि ये जातीय जनगणना की गई, 215 जातियां उसमें बताई गई। भारत में जाति और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे में आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि बिहार के जो बड़े नेता हैं उनकी पॉलिटिकल नेटवर्थ यानी सियासत के सूचकांक में उनका भाव कितना है, यानी उनका वोट बैंक कितना है, इस जातीय जनगणना के हिसाब से देखें। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं और आज बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक कुर्मी 2.87% हैं।
यानी नीतीश कुमार की नेटवर्थ 2.87%, यादव 14.26%। इस जाति के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं, तो बीजेपी से इस जाति के सबसे बड़े नेता नित्यानंद राय हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में भूमिहारों के बड़े नेता बीजेपी के गिरिराज सिंह और जेडीयू के ललन सिंह हैं, और इनकी देखिए 2.86% नेटवर्थ आती है। बिहार में कोई 4.21% है, कोई नहीं। और इस जाति के बड़े नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। राजपूत 3.4% हैं बिहार में, और इस जाति के बड़े नेताओं में बीजेपी के राधा मोहन सिंह, आरके सिंह और राजीव प्रताप रूडी माने जाते हैं, जबकि आरजेडी के आनंद मोहन और जगदानंद सिंह बड़े राजपूत नेता हैं। ब्राह्मण 3.66% हैं। इस जाति से बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी कुमार चौबे, आरजेडी के मनोज झा और जेडीयू के संजय झा हैं। दुसाध या पासवान 5.31% हैं, और इस जाति के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान थे, और अब उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस दुसाधों के बड़े नेता हैं। बिहार में मुसहर 3.08% हैं। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं। कायस्थ 0.60% हैं, और इस जाति के सबसे बड़े नेता बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। लेकिन जाति जनगणना के बाद कुछ सवाल हैं, और वो सवाल बहुत मौजूद हैं। क्या आरक्षण का मापदंड बदल जाएगा जाति जनगणना के बाद? यह बड़ा सवाल है। क्या राजनीतिक भागीदारी बदलेगी? क्या नेताओं की दावेदारी घटेगी? अब अति पिछड़ा का भाव क्या बढ़ेगा? क्या जाति आधारित राजनीति का चेहरा बदल जाएगा? क्या सवर्ण वोट का मिथक टूट जाएगा? मुस्लिम वोट की राजनीतिक हैसियत पर असर क्या होगा? हिंदू वोट के ध्रुवीकरण, क्या इससे हिंदू वोट का ध्रुवीकरण रुक जाएगा? ये सवाल हम उठाने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल होगा। और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। केसी त्यागी जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, अब आप लोग इसके बाद आगे क्या यहां पर आपकी राजनीति होगी, क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, मैं अभी आपका संबोधन सुन रहा था। जो विश्लेषण आपने किया है उसका इससे कोई वास्ता नहीं। आज हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बारे में विश्लेषण करके लिखा था कि आज़ादी का मकसद होगा कि जो आखिरी इंसान है उसके चेहरे की क्या स्थिति है। तो आज 75 साल आज़ादी के हो गए हैं। दर्जनों योजनाएं राज्य और केंद्र राज्यों ने बनाई हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट भी मानती हैं और हम भी स्वीकार करते हैं कि समाज का जिस तरह सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कुछ वर्ग विकास की इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। लिहाजा राज्य के नाते, स्टेट के नाते हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। जो पिछड़ गए हैं उनको विशेष अवसर का मौका देकर साथ में लाने का प्रयास किया जाए। ये है सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट। इसका ना ईर्ष्या है ना विद्वेष है। 1931 में पहली बार जनगणना हुई, ऐसा नहीं मानते, और आपकी ब्रिटिश पार्टी राज भी, था। आपकी पार्टी भी जाति के आधार पर तो टिकट देती है चुनावों में। उस पार्टी का नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो जाति के आधार पर नहीं देती है। कृपया बताने का कष्ट करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं सर, सारी पार्टियां जाति के तो हमारी पार्टी को क्यों? आप अपने विश्लेषण, आप पहले ये कहिए कि सभी राजनीतिक दल जाति के आधार पर टिकट देते हैं। बिल्कुल, वाई जेडीयू अलोन? बिल्कुल देते हैं सभी दल, बिल्कुल दल, मैं कह रहा हूं सभी दल जाति के आधार पर चुनावों में टिकट देते हैं, कोई इससे अलग नहीं है सर। बिल्कुल। तो हमारी पार्टी का अकेले जिक्र क्यों करते हैं? मेरी बात आपने बीच में काट दी। या तो पहले आप कह लीजिए या फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, उसके बाद आप कहिएगा। नहीं, आप पूरी कर लीजिए सर, फिर मैं दूसरा सवाल लेकर आऊंगा। आप बात पूरी कर लीजिए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सबको जानने का अधिकार है, देश को भी, आपको भी, मुझको भी, और इन वंचित समाज के लोगों को भी। और ये कोई जेडीयू की मांग नहीं थी, ये कोई पिछड़ों की मांग नहीं थी। ये मांग जब हम एनडीए में थे लेकर के बीजेपी से जितनी पार्टियां थी सबकी मांग थी। और मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें गिरिराज सिंह के भी हस्ताक्षर हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसके बाद हम सब लोग प्रधानमंत्री के पास गए जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। प्रधानमंत्री
बहुत उत्साहित नहीं दिखाई दिए, हालांकि उन्होंने मना भी नहीं किया। तो हमने सोचा कि कम से कम हम अपने बिहार राज्य में जनगणना कराइए। जनगणना भी है, जातिगत जनगणना भी है। और आपकी जानकारी के लिए इसमें यह भी है, मकान है कि नहीं है, परिवार में कितने सदस्य हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के कुछ धंधे हैं, आर्टिजन्स ट्रेड में लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं, बीमारी है तो उसकी क्या हालत है। कोई खाली जात नहीं है, इसमें सोशो इकोनॉमिक विश्लेषण भी है। लिहाजा हमने बिहार में शुरू कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उस पार्टी का नाम बताइए जो इसका विरोध कर रहे हो। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने विरोध करके हमें बहुत मजबूत कर दिया। आज ना तो रामविलास की पार्टी के दोनों फैक्शन विरोध कर रहे, वो एनडीए में हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी समर्थन कर रही है, वो एनडीए में है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल समर्थन कर रही है, वो एनडीए में है। राजभर की पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो एनडीए में है। अजीत पवार सपोर्ट कर रहे हैं, वो एनडीए में है। अठावले रिपब्लिकन वो एनडीए में है। छोड़ करके गिरिराज सिंह को और उनकी पार्टी को किसी भी पार्टी ने, ना इंडिया की ने ना एनडीए की ने इसका विरोध किया है। अब आप कहिए, कुछ कह रहे थे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको लगे हाथों जातीय जनगणना के बाद और आपको एक हथियार दे दिया गिरिराज सिंह के बयान ने। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर बीजेपी के पास जाऊंगा। फिलहाल सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं और यही एक लाइन है, क्या बीजेपी ने एक बैठे बिठाए इंडिया को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धनंजय जोशी चुनाव विश्लेषक और सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हैं। गुरु प्रकाश पासवान, सुना आपने केसी त्यागी जी ने क्या कहा? गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना का विरोध करके हमारा हाथ मजबूत कर दिया, क्योंकि और कोई दल नहीं है इंडिया में जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहा हो। गौरव जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं। अभी जब हमारे वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी कह रहे थे तो उन्होंने शायद गलती से महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि कह दी थी। आज जन्म जयंती होती है, आज पुण्यतिथि नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों की दृष्टि से ये स्पष्ट कर देना ठीक है। एक्चुअली वो हमें भी पता था, लेकिन जब सीनियर लोग कुछ गलती कर जाते तो हम लोग टोकते नहीं है, बीच में टोका नहीं मैंने। सर्वे का रिपोर्ट बोलिए। नहीं, ठीक है गौरव जी, वो आपका विवेक हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपिता के विषय में अगर कुछ ऐसा आएगा तो मुझे लगा कि बोलना उचित है। ठीक। जहां तक जाति जनगणना का विषय है गौरव जी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब कास्ट के सर्वे का रिपोर्ट आएगा तब हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज तक तो आपने किया नहीं, कास्ट के सर्वे का रिपोर्ट आएगा तो आप करिएगा, इसकी क्या गारंटी है? हम तो बताना चाहते हैं आपको, आज तक भारत के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में संविधान के इतिहास में एक आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची तो कोई जातिगत जनगणना से नहीं पहुंची थी। आपके मन में भाव होना चाहिए, आपके मन में कमिटमेंट होना चाहिए। आज देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री किस वर्ग से आता है? ओबीसी समाज से आता है। तो जातिगत जनगणना निश्चित रूप से उसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, लेकिन आपके मन में संवेदनशीलता है क्या? आपके पार्टी का कमिटमेंट है क्या? इतिहास गवाह है, बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में आने से विरोध कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के दलित नेता बाबू जगजीवन राम को अपमानित कौन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ता है? कांग्रेस पार्टी करती है। ओबीसी समाज के सीताराम केसरी जी को अपमानित करके कांग्रेस के कार्यालय से निकाला जाता है, उनकी धोती को खींचा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी करती है। राष्ट्रीय जनता दल पे आइए, जो पार्टी बिहार में पिछले 30 वर्षों से कुल मिलाकर के नीतीश जी का और लालू जी का राज है। नीतीश जी की पार्टी एक जाति की पार्टी, लालू जी की पार्टी एक परिवार और एक जाति की पार्टी। तो जिन्होंने एक जाति की राजनीति की है उनको चिंता करनी चाहिए। हम तो पहले से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, अंत्योदय की बात करते रहते हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और सम्मान ये पॉलिटिकल विषय नहीं होना चाहिए, ये कमिटमेंट का विषय होना चाहिए। कमिटमेंट का विषय होना चाहिए। कमिटमेंट किसका कितना है वो देखेगा। लेकिन आलोक शर्मा, बीजेपी साफ कह रही है कि आप लोग जाति की बात करके भ्रम फैला रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है इससे। देखिए, मुझे लगता है कि डिवाइड कौन करता है समाज को वो भी पूरा देश जानता है। आज ही इनके आसाम के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट्स हैं, वो धर्म के आधार पर किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं।
और इनके तमाम जो लोग हैं वो किस तरह की टिप्पणियां करते हैं सबको पता है। मोदी साहब स्वयं कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। 80-20 की राजनीति कौन करता है, गोली मारो की राजनीति कौन करता है, तो समाज को कौन बांटता है, ये तो पूरे देश ने देखा है। और जिस समय पर मंत्रिमंडल बनता है तो दिल्ली में होर्डिंग लगते हैं किस जाति के कितने मंत्री हैं। अभी मेरे छोटे भाई ने तमाम चीज़ें गिनवाई, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सबके जाति धर्म सब बता दिए। तो यहाँ पर भी वक्तव्य स्वयं बता रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भ्रम की बात जो लोग कर रहे हैं, मोदी साहब तो पूरे देश को भ्रम में ही रखे हुए हैं 2014 के बाद से। उनके जितने नारे थे, जितने वादे थे, सारे झूठे निकले। अभी भी वो भ्रम में ही घुमा रहे हैं पूरे देश को। महिला आरक्षण अपने आप में एक पूरा भ्रम है। कब सेंसस होगा, कब सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, कोई तिथि तय नहीं है। लेकिन 5 दिन का ऐसा भ्रम फैला दिया पूरे देश में कि कल से ही वुमेन रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो चाहे वुमेन रिजर्वेशन हो और चाहे SC/ST का रिजर्वेशन हो, तमाम चीज़ों के ऊपर अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आज दलित का बेटा IAS IPS बन रहा है। आज मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट्स में लेकर बैठ जाऊं रिजर्वेशन पर, तो वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और केवल बीजेपी के अलावा बाकी सब स्वागत क्यों कर रहे हैं? केवल बीजेपी एक अकेला ऐसा दल है पूरे देश के अंदर जो इसका विरोध कर रहा है। इनके तमाम जो घटक दल हैं NDA के, वो सब स्वागत कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर भी कोई चर्चा होनी चाहिए? क्या तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? जब हम OBC कमीशन बनाते हैं, OBC के ऊपर कोई गाइडलाइंस बनाते हैं, तो उसमें सीधा सीधा ये होता है कि भाई सोशली बैकवर्ड का आधार जाति है। और अगर तमाम चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो धर्म की राजनीति करते वाले लोग हैं उनको डर लग रहा है कि वास्तविकताएं आ जाएंगी सामने, और जिस तरह से देश को 9 साल तक भ्रम में रखा, वो भ्रम कहीं ना खुल जाए देश के, इसलिए वो इस तरह की जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं। और यही बौखलाहट जो है अब मोदी जी के भाषण में स्पष्ट होकर सामने नजर आ रही है। ठीक है, तो भ्रम वर्सेस डर। देखिए, आपने एनडीए की बात की और हमारे साथ एनडीए के 2 सहयोगी अभी जुड़ने वाले हैं। जीतन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर दोनों जुड़ेंगे और उन दोनों से हम बात करेंगे कि उनका इन जातिगत जो जनगणना हुई इस पर क्या कहना है। लेकिन उससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, मैं यहां पर कुछ एक आंकड़े दिखाना चाहता हूं। बिहार में जाति की जनगणना जो हुई और उसके जो आंकड़े आए, उसमें एक चीज तो क्लियर हुई है कि जो अनुमानित संख्या है और जो असली आंकड़े हैं उनमें काफी अंतर है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो कुर्मियों की अनुमानित संख्या 4% बताई जाती थी, लेकिन ये जो जनगणना है इसमें असली आंकड़ा 3% से भी कम है, 2.87%। इसी तरह अगर हम कोयरी वोट बैंक की बात करें, 8% इनकी अनुमानित संख्या बताई जाती थी, अनुमानित, लेकिन असली आंकड़ा 4.21% है। आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। यादव 15% बताए जाते थे, अनुमानित संख्या इसी के आसपास है, 14.5% के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, मुसहर 3.5% बताई जाती थी, लेकिन असली आंकड़ा 3.08% ही आया। ब्राह्मणों की तादाद 5% अनुमानित संख्या बताई जाती थी, 4% से भी कम, 3.66%। भूमिहार बताए जाते थे 4%, 3% से भी कम, 2.86%। राजपूत 5% अनुमानित संख्या, असली आंकड़ा 3.45%। और जीतन राम मांझी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में शामिल हैं। जीतन राम मांझी जी, जातिगत जनगणना आने के बाद क्या आपको लगता है कि अब एनडीए के लिए मुश्किलें ज्यादा बड़ी हो जाएंगी? अब देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है तो जातीय जनगणना हम बिहार के लोग सर्व मिल करके करने का निर्णय लिया था और सर्वदलीय पार्टी के लोग भी गए थे माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम राष्ट्र के स्तर पर अभी सेंसस नहीं करेंगे, लेकिन आप जाति आधार जनगणना बिहार में या स्टेट में लोग चाहे वो कर ले। तो उसी आधार पर माननीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर जातीय आधारित जनगणना की है, जिसका डाटा सामने आया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एनडीए के लोग खिलाफ हैं और दूसरे लोग पक्ष में हैं। कम से कम बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा सकता है। हम लोग सभी मिल करके चाहते थे कि यहाँ जाति आधार पर जो जनगणना होना चाहिए होना चाहिए। आपकी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो तो कह रही है ये भ्रम फैला रहा है विपक्ष।
हमने ऐसा नहीं सुना है। क्योंकि प्रधानमंत्री से जब बात हुई थी उस समय तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी हम जरूरत नहीं समझते हैं, जरूरत होगी तो हम देश स्तर पर सेंसस करा लेंगे। और सेंसस कराना और जातीय जनगणना में थोड़ा सा फर्क है। रही बात स्टेट अगर जातीय जनगणना कराना चाहती है तो जातीय जनगणना करा ले। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का या एनडीए गठबंधन जी को किसी प्रकार से हेल्ड करना उचित मैं नहीं समझता हूँ। नहीं तो अब क्या आप ये मांग करेंगे अपने गठबंधन में, अपनी गठबंधन की सरकार से कि जब बिहार के आंकड़े आ गए जातीय जनगणना के तो अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जैसा कांग्रेस कह रही है? ऐसा कांग्रेस तो अपना कर रहे हैं, उनका अपना आधार है, लेकिन हम लोग एक व्यक्ति होकर के जब हम हैं आज एनडीए के साथ तो एनडीए का सार्वजनिक डिसीजन होगा, उसके लिए बैठकें होगी, बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा और उसमें तर्क वितर्क होगा और जो उचित समझा जाएगा वही किया जाएगा। हम समझते हैं किसी भी परिस्थिति में सेंसस कराने में भारत सरकार या भारत एनडीए के लोग नहीं विरोध करेंगे, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीतन राम मांझी जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अब मैं सीधे सारिका पासवान के पास जाऊंगा, आरजेडी से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, जो आज आंकड़े आए हैं ये आप लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि सबसे ज्यादा है बिहार में, उसके नेता नीतीश कुमार हैं और आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो आप में और नीतीश कुमार के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा कर देंगे ये आंकड़े? गौरव जी, हम ए टू जेड की पार्टी वाले और हम ए टू जेड की राजनीति करते हैं। सबसे पहले मैं गौरव जी बताना चाहूंगी कि जाति आधारित गणना की स्वीकृति जो है वो बिहार में दोनों सदनों से पास हुई थी और उसके बाद जब बिहार सरकार अपने खर्चे पे जाति आधारित गणना करवाने लगी तो बीजेपी वाले हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने हलफनामा दायर किया ताकि किसी तरह से ये जाति आधारित गणना जो है वो रुक सके। लेकिन देखिए, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती हम मना रहे हैं और आज के दिन ये ऐतिहासिक फैसला जो है बिहार से देखने को मिला, तो निश्चित रूप से आज बिहार के लोग तो खुश है ही, लेकिन पूरी देश की जनता आज चाहती है कि पूरे देश व्यापी जाति आधारित गणना होनी चाहिए ताकि वो समाज जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है उनको चिन्हित किया जा सके और सरकार जो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है उन तक पहुंचाए जा सके। मुझे लगता है इसमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ना जाने क्यों उनकी परेशानी बढ़ गई है। लगता है कि जाति आधारित गणना आ गई है। वाकई में वो कहते हैं कि हम सबके साथ लेके चलने वाले लोग हैं, हम सबका विकास चाहते हैं, तो भाई जाति आधारित गणना तो देशव्यापी होनी चाहिए ना। क्यों नहीं इस पूरे देश में आप जाति आधारित गणना करवाते हैं? क्यों नहीं उन तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं जो आज भी पीछे पदान पे खड़े हैं? मुझे लगता है आज बिहार ने एक नजीर पेश किया है देश को और उसके पदचिन्हों पे अगर भारतीय जनता तो आप ये कह रही हैं कि बिहार की ये नजीर पूरे देश में लागू क्यों नहीं करती बीजेपी? मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं पहले हमारे साथ चुनाव विश्लेषक है धनंजय जोशी, उनके पास जाना चाहता हूं। धनंजय, अभी ये जो आंकड़े मैंने दिखाए इस जीतन राम मांझी जी से बात करने से पहले, उसमें अनुमानित आंकड़ों में और असली जो आंकड़े आए हैं इनमें बड़ा अंतर है। तो आपके लिए ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं इनके लिए बड़े टेक अवेज क्या हैं आपके लिए? देखिए, इसके अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो जिले के लेवल पर, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लेवल पर और राज्य के लेवल पर मोटा मोटी जो आंकड़े आए हैं बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। पर होता क्या है कि जनरली जो जाति होती है, जो जिसे किसी एरिया के अंदर डोमिनेंट जाति होती है, यादव बहुली एरिया है, तो लोग बोलेंगे कि यहाँ 50% यादव है, बट एक्चुअली 50% यादव नहीं होगा, वो 30% होगा, 25% होगा। तो ये जनरली जो डोमिनेंट कास्ट है किसी एरिया के अंदर, तो वो अपने आप को जो है वो जनरल नैरेटिव के अंदर जो है वो ज्यादा दिखती है, ज्यादा डोमिनेंट होती है। जैसे हरियाणा में जाटों की बात करेंगे आप तो आपको दिखे लोग कहेंगे जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, पर ऐसा नहीं है कि 50% पॉपुलेशन जाट है। तो ये एक बात हुई, पहली बात। तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है मोटा मोटी। इसके 2 मानक हैं, एक तो ये सेंसस है, तो हेड काउंट है, और जब हेड काउंट हुआ और उसके अंदर दूसरी काफी सारी सूचना भी मिली है, जैसे कि एजुकेशनल लेवल, आपको जो है हाउस होल्ड एसेट्स इत्यादि। तो इससे जो रिजर्वेशन का और जो मंडल पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रेमाइस है कि आप जो है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई कर सके, वो जो है एक पॉलिसी लेवल पर वो प्रेमाइस पूरा होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी लेवल पर ये इंफॉर्मेशन होना
जो है एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है। दूसरी बात रही इसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, तो इसके इलेक्टोरल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि जब आप एक यूनिफाइड हिंदू वोट की बात करते हैं तो उसके अंदर कास्ट का वेरिएबल जो है वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर सब हिंदू हैं, 80%, 80 बनाम 20 है, जैसे कि कई बार ये बात होती है। जो ही आप उसके अंदर कास्ट के ब्रेकअप्स देखने लग जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा इसमें तो अपर कास्ट कुल मिला के 12-15% है, या फिर जो ब्राह्मण सिर्फ 3% है, ठाकुर 4% है, तो उदाहरण के तौर पर। तो ये जब एक बार ये जब आप तोड़ने लग जाते हैं उसे, तो फिर जब कास्ट कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं तो वो जो एक ब्लैंकेट हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के ऊपर जो एक राजनीति लेकिन धनंजय अब तो मेरा अगला सवाल इसी 80-20 पर से आगे से जुड़ा हुआ था। आपने बड़ा अच्छा मुझे एक यहाँ पर पैक दे दिया। देखिए 80-20 बनाम अब 84-16 कैसे हो रहा है, मैं ये अब दिखाना चाहता हूं। देखिए लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए खुशी जताई है। उन्होंने लिखा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया राहुल गांधी का ट्वीट। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% हैं। तो आलोक शर्मा जी, यही सवाल है। 80 बनाम फीसदी को आप कहते हैं कि वो लोग बंटवारा करते हैं, आप यहां पर 84 बनाम 16 में बांट रहे हैं, तो इंडिया जीतेगा। लेकिन क्या भारत कैसे जुड़ेगा? जब इतने बटेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? ये देखिए, ये सामने ग्राफिक्स में हम दिखा रहे हैं, उनका 80-20 तो आपका भी तो 84-16 सामने आ गया, आपने भी तो बांट दिया। देखिए, मुझे लगता है कि जाति हो या धर्म हो, वो एक देश की वास्तविकता है। जाति के आधार पर भी आज भी जब शादियां भी जातियों से इतर होने पर तमाम तरह के विवाद खड़े होते हैं। जब एक चीज़ वास्तविकता है तो कास्ट सेंसस से इतना परहेज क्यों है? हमने किसी को जातियों को नहीं बांटा, हम तो केवल वास्तविकता जानना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि 16% हमें वोट मत देना है, 84 हमें वोट मत देना। बीजेपी के तमाम लीडर्स कहते हैं। मैंने आज ही कहा, असम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर आज ही कहा है, आज ही उन्होंने 2 इस तरह के बयान दिए हैं जो बांटने वाले हैं। इस बयान में बांटने वाला नहीं है, इस बयान में तो वास्तविकता जानने की बात है। और यही बात 2011 के सेंसस में भी हुई थी कि तमाम जो सोशल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स की बात है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन में किस तरह का ओरिएंटेशन हो ना हो उसकी बात है। जिस तरह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स रिजर्वेशन इस सरकार लेकर आई, मैं समझता हूँ वो अच्छा कदम था। तो इस तरह की तमाम पॉलिसीज़ के लिए अगर कास्ट सेंसस होता है तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं समग्र विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी क्यों है कि वो इसका विरोध कर रही है, बाकी तमाम घटक दल इनके हमारे साथ खड़े हुए इस मुद्दे पर, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं है इनके पास। ये क्यों नहीं चाहते? बीजेपी क्यों नहीं चाहती है कास्ट सेंसस? मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से, उसके 4 कारण बताएं वो। बीजेपी के पास ही जाता हूं। गुरु प्रकाश, 84-16 जो यहां पे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आलोक जी से वो कह रहे हैं बीजेपी के पास जाइए, बीजेपी क्यों नहीं चाहती है? क्या आपको लगता है कि इन्होंने यहां पर जो हिंदुत्व का जो आपका एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर तमाम पार्टियां आती हैं, उसमें यह विभेद करने की कोशिश की है, जो कि आरोप यहां पर लगा रहे प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए गौरव जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुन रहा था कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को। असम के मुख्यमंत्री का उनको बयान याद रहता है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का बयान भूल जाते हैं, जब उन्हीं की पार्टी की दलित महिला विधायिका इमरती देवी को आइटम गर्ल बोला जाता है। तो ये दलित समाज का अपमान नहीं है, ये महिलाओं का अपमान नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को कोट करना ये ठीक नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे, मतलब दोहरे मापदंडों की भी पराकाष्ठा होती है। आप कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार में कितने सेक्रेटरी हैं, कितने जॉइंट सेक्रेटरी है। मेरे पास आंकड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया देश के बहुत प्रतिष्ठित अखबार में ये आया था
कि आज केंद्र सरकार में 8 ओबीसी समाज के लोग एडिशनल सेक्रेटरी हैं और 55 ओबीसी समाज के लोग जॉइंट सेक्रेटरी हैं। 2014 में कितने थे? 0 ओबीसी एट द एडिशनल सेक्रेटरी लेवल एंड ओनली 2 ओबीसी एट द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। 0 और 2। तो आपके समय में 0 और 2 थे एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, आज 8 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 55 जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो मुझे लगता है कि आप कितनी बार भी झूठ को अगर आप 1000 बार भी बोलिएगा तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा पूछे थे, हम तो बोलना चाहते हैं काका कालेलकर कमीशन हो, उन्होंने आपसे 4 कारण पूछे थे कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए देश में। आपके पास अगर कारण है तो मेरे पास 20 सेकंड आप गिना दीजिए, वरना मुझे एक बहुत बड़ी ग्राफिकल रिपोर्ट दिखानी है। अगर हो तो गिना दीजिए। नहीं गौरव जी ऐसा है कि वही मैं पुनः वही बात बोलूंगा कि आप झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके वो बात सत्य नहीं हो जाएगी। जब बिहार में जातिगत जनगणना कराने की बात हुई थी तो बीजेपी ने समर्थन किया था कि नहीं किया था? बीजेपी खुद भी उस डेलीगेशन में शामिल थी, बीजेपी खुद भी चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। और हमें सामाजिक न्याय के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, हमने कितना काम किया है, हमें कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता से कि आप बताइए राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन का सदन के पटल पर विरोध क्यों किया था? आप बताइए ना। कांग्रेस को इतना मौका मिला है, कांग्रेस ने आज तक ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया है? कांग्रेस ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं? आप बताइए। एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, ओबीसी कमीशन बनाते हैं, लेकिन चलेगा तो जवाब कौन देगा? चलिए मैं देता हूं। उन्होंने आपसे 4 कारण पूछे थे, आप 4 कारण नहीं बता पाए। मैं एक कारण बताता हूं यहां पर कि कैसे यहां पर ये जाति जनगणना की जरूरत पड़ गई। आलोक शर्मा आऊंगा उसके बाद। देखिए ओबीसी का वोटिंग पैटर्न आप समझिए, ओबीसी का वोटिंग पैटर्न क्या है इस देश में अभी तक का वोट का, उसको आप समझेंगे। आप देखिए 1996 से अगर यहां से हम शुरुआत करें, ओबीसी का वोट पैटर्न आप देखें, बीजेपी को कितना मिल रहा है और कांग्रेस को कितना मिल रहा है। देखिए ये बढ़ता जा रहा है। 1996 में बीजेपी को 19% और कांग्रेस को 25% वोट मिले थे। 99 में ये बढ़ा, बीजेपी 23, कांग्रेस 24। 2004 में बीजेपी 23, कांग्रेस 24। 2009 में बीजेपी 22, कांग्रेस 24। लेकिन 2014 में बीजेपी 34% और कांग्रेस 15%। और 2000 उसके बाद 2019 में आइए तो 44% ओबीसी वोट मिलते हैं बीजेपी को और 15% वोट मिलते हैं यहां पर कांग्रेस को। हो सकता है ये लकीरें थोड़ी जस्टिफाइड ना हो, लेकिन ये रीजन बड़ा जस्टिफाइबल है सारिका पासवान कि यही क्या कारण है जिस वजह से आप लोगों को जातीय जनगणना की जरूरत पड़ गई, ओबीसी वोट खिसकता जा रहा है। की जानकारी तो निश्चित रूप से सरकार को होनी चाहिए और तभी तो कल्याणकारी योजनाएं जो है उन तक पहुंचेंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विचलित कर देने वाला आंकड़ा जरूर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे तमाम ये 84% लोगों को उस अम्ब्रेला के नीचे रख करके, देखिए मैं बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को कि इस आंकड़े के बाद आज कुर्मी जो हिंदू है, जो कोयरी जो हिंदू है, पासवान जो हिंदू है, मांझी जो हिंदू है, रजक जो हिंदू है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो हिंदू के अम्ब्रेला के नीचे तो थी, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बारी आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जा रही थी। जब चुनाव आता था तो इन्हीं दलितों को, पिछड़ों को वो साथ लेके चलते थे और जब चुनाव खत्म हो जाता था तो इनको अछूतों जैसा व्यवहार ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जुड़ चुके हैं, जो कि एनडीए में शामिल है। सीधे ओम प्रकाश राजभर जी के पास चलते हैं। ओम प्रकाश जी, जाति जनगणना हो गई बिहार में, क्या होगा 2024 में? 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जाति जनगणना बिहार में हुई तो सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी, ये दुहाई देने वाले लोग, ये पोल भूल गई ना कि 36% लोगों के साथ सामाजिक न्याय की बात इन लोगों ने नहीं किया। जब मौका मिला, सरकारें इनकी बनी, तो इन लोगों ने 36% में से किसी कम्युनिटी को सीएम बनाने का काम किया। तभी लोगों ने सोचा इस बात को। इसी नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, रोहिणी आयोग का जो गठन हुआ है, जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण का लाभ कुछ लोग उठा ले रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना क्या इसीलिए हो गई क्या ओम प्रकाश जी की बीजेपी ने जो ओबीसी वोट में सेंध लगा दी, इतना बड़ा वोट परसेंटेज ओबीसी का बीजेपी की तरफ चला गया? देखिए
जिस तरह यूपी में 19 साल तक सपा बसपा के साथ था, या साथ छोड़ दिया, दोनों हाशिए पर हैं, वही स्थिति बिहार में जो जाति आंकड़ा आया है जनगणना से, वो वही साबित करता कि 36% वोट को जो हिस्सा नहीं दिया इन लोगों ने, अब वही हाल वहां भी होगा, बिहार में भी। अब सारी जो पिछड़ी जातियां हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी हो रही हैं। अब वो समझ गई हैं कि नीतीश जी और लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों का हक लूटा जा रहा है, हिस्सा लूटा जा रहा है, हम लोग कुछ दिया नहीं जा रहा, खाली सामाजिक न्याय का नाम लेकर के हम लोगों को लूटा जा रहा हमारा हिस्सा। अरे लेकिन तो प्रकाश जी, आप जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, देखिए जो दावा किया जाता था और जो आंकड़े आए हैं वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। और क्या यूपी में भी अगर हो जाएगी तो शायद हो सकता है क्या यूपी में भी अलग हो जाए, इसीलिए बीजेपी नहीं कराना चाहती जातीय जनगणना, कि एकदम उलट जाएगा मामला? यूपी में तो अपने आप अलग है। यहाँ ऐसा बीज बोया गया है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां, दलित जातियां हैं, वो उसमें से 95% जातियां बीजेपी के साथ चली गई। जो बची हुई जातियां हैं वो संजय निषाद जी के साथ कुछ हैं, अनुप्रिया पटेल जी के साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं, और यही तो हाल है यहाँ का। नहीं, तो रिजल्ट आपने देखा, साथ जो जातियां हैं या ओम प्रकाश जिन जातियों के नेता हैं वो नहीं चाहते कि उनकी गिनती हो? क्या ओम प्रकाश राजभर मोदी जी से नहीं कहेंगे कि जातीय जनगणना पूरे देश में कराएं? देखिए, जातिवार जनगणना के पक्षधर हमारी पार्टी हमेशा रही है, हम आज भी हैं। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम वो चाहते हैं, लेकिन सही सही जातिवार जनगणना हो। जैसे हम बिहार की बात करें, आज बिहार में जो रजवार, राजवंशी, भर, राजभर की गिनती हुई है, उस पर प्रश्न चिन्ह हमारा है। जो गणना करने वाले लोग हैं उस पे प्रश्न चिन्ह है। 29 जिले में ये जातियां रहती हैं और परसेंटेज में रिजल्ट नहीं है। अब हम कैसे मान लें इनको कि जो राजनीति में जातियां हैं उनकी तो गिनती को कर गए, लेकिन जो राजनीति में जातियां नहीं है, आपके 76 साल की आजादी में आज तक एमएलए नहीं बन पाया राजवंशी, रजवार, राजभर, पाल, प्रजापति, इनकी तो गिनती नहीं है वहां। उनकी गिनती क्यों नहीं हुई? जरूरत है फिर जातीय जनगणना की, तब तो और जरूरत है जाती। बिल्कुल जरूरत नहीं, वो उनके साथ अन्याय हुआ उनकी सरकार से। नहीं, हम तो जहां गठबंधन में है वहां तो हम कह ही रहे हैं, हम कहां जा रही आपकी बात? हम तो कहते रहते हैं, सुनी नहीं जा रही आपकी बात भाई? अरे क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए कुछ चीजें हैं गठबंधन, कहाँ हो रही है? अगर अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात जब हुई, सारी पार्टी महिला आरक्षण पे कहाँ चलेगा? ये तो जातीय जनगणना की बात हो रही है। अरे जातीय जनगणना आधी आबादी है महिलाओं और भटकाने से मना करते हैं राजभर जी। अरे नहीं महाराज, आधी आबादी है, उनकी भी गणना करिए। 33% आरक्षण आधी आबादी के तो बिल आ गया, कानून बन गया, लेकिन ये जातीय जनगणना कांग्रेस इंडिया आपके सामने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक लेकर आ गई। कुछ नहीं लेके आए, सत्ता में थे तो क्यों नहीं किए? ये लोग सत्ता में थे, एक मास्टर स्ट्रोक और चलने वाला है। आप देखें जिस दिन रोहिणी आयोग का गठन होगा ना, ये पार्टियां चारों खानाचित, जितने विपक्ष की हैं सारी पार्टियां चारों खानाचित हो जाएंगी, पता नहीं लगेगा इन लोगों का। अच्छा, हो क्या रहा है? चारों खानाचित हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश राजभर जी, हमसे हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते हैं कौन कारोखाने चित होता है, लेकिन आइए अब जल्दी से आपको एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं जातीय जनगणना और वोट बैंक, एनडीए की वोट नीति में कैसे मंडल, जिसमें ओबीसी प्लस कमंडल यानी सवर्ण प्लस दलित प्लस आदिवासी और महिला, ये एनडीए की वोट नीति थी। लेकिन इंडिया ने तो वोट नीति ही बदल दी। इंडिया की वोट नीति में मंडल को 2 भाग में बांटा, पिछड़ा और अति पिछड़ा। कमंडल को 2 भाग में बांट दिया, 215 जातियों और 8 धर्म में, जबकि महिला में भी 3 भाग में बांटे, सामान्य, एससी एसटी और ओबीसी। तो क्या ये एनडीए के बरक्स इंडिया का ये दांव है? आलोक शर्मा जी, तो ये जो महिला आरक्षण, मंडल प्लस कमंडल प्लस महिला आरक्षण, उसका ये जवाब है जातीय जनगणना? ठीक है, मुझे लगता है कि मंडल कमंडल और तमाम चीज़ें तो अब डाउन हो ही गई थी। महिला आरक्षण एक अपने आप में फुस बम निकला। जिस महिला आरक्षण का यही नहीं पता कि कितने वर्षों के बाद लागू होगा, उसमें तो महिलाएं हमसे सवाल पूछ रही हैं कि भाई तुम नेता हो, 9.5 साल से बैठे हुई थी मोदी सरकार, तब से क्यों नहीं किया? 9.5 साल तक तो कुछ कदम नहीं उठाया। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, 5-0 से हार रहे हैं और लोकसभा का चुनाव सामने है, उसमें भी मट्टी पलीत होनी है, तो आनन फानन में 5 दिन का विशेष सेशन लाया गया। और 5 दिन का विशेष सेशन भी इसलिए लाया गया कि 10 साल बाद लागू होगा, 12 साल बाद किसी को नहीं पता।
तो आज ये भी नहीं पता लोगों को कि विशेष सेशन क्यों था। तो मंडल हो, कमंडल हो, ठीक है आलोक जी, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, रोकना नहीं चाहता था, लेकिन समय कम है। मैं 10 सेकंड में सारिका पासवान जी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। सारिका जी, तो क्या आप लोगों ने इसीलिए मंडल की राजनीति को बांट दिया, ये अति पिछड़ा और पिछड़ा में? देखिए गौरव जी, मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी चुनावी मौसम आता है भारतीय जनता पार्टी शगुफे छोड़ती है। जब चुनाव का मौसम था तो उन्होंने पहले भी शगुफे छोड़े थे। आप शगुफे छोड़ते हैं गुरु प्रकाश पासवान, शगुफे छोड़ते हैं आप, शगुफे छोड़ते हैं। गुरु प्रकाश पासवान, समय नहीं है, जल्दी बोलिए। नहीं, मुझे लगता नहीं, गुरु प्रकाश पासवान, भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है, 10 सेकंड। राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल रहे हैं, नहीं, बिहार की जनता ने इनको बता दिया था। इनसे पूछिए इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 40 में से 0 एमपी है इनके। तो बिहार की जनता आपके इन मूर्ख बातों में आने नहीं वाली है। गौर फरमाइए इस बात को, एक परिवार के आगे देखिए। समय खत्म हो चुका है गुरुजी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाति जनगणना हो गई, आंकड़े आ गए, 2024 का इलेक्शन सामने है। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ये कुछ ही दिन में पता चल जाएगा।